आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर रखा है। हम लोग पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर चुके हैं और आज के क्लास में शुरू करेंगे क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो आइए हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर में कि उस टाइम पे यानी कि आज से बहुत पहले एक टाइम के बारे में बात हो रहा है कि कौन कौन से नए नए एम्पायर्स और कौन कौन से नए किंगडम हमारे सामने आ रहे थे। किंगडम होता है थोड़ा छोटा और उससे बड़ा इलाका को हम लोग कहते हैं एम्पायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किंगडम जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो एम्पायर होता है वो बहुत बड़े होते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एक एम्पायर में कई सारे किंगडम आ सकते हैं। ठीक है, तो किंगडम हो गया थोड़ा छोटा एरिया और एम्पायर हो गया उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा एरिया। तो वही हम लोग बात करेंगे अपने इस चैप्टर में कि कौन कौन से नए एम्पायर बन रहे थे और कौन कौन से नए नए किंगडम हमारे सामने आ रहे थे यानी कि बन रहे थे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का। चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक का नाम है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। तो पहला टॉपिक हमारा है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। आइए बात करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे प्रशस्ति होता क्या है और वो क्या हम लोगों को बताता है। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन ही यहाँ पे प्रशस्ति का है, लिखा हुआ है दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नॉन एज प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। पहले तो आप यहाँ पे एक बात समझिए कि प्रशस्ति जो है वो एक संस्कृत वर्ड है। कौन सा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। और प्रशस्ति का मतलब होता है संस्कृत में कि किसी की याद में कोई चीज बना देना, इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रशस्ति। तो इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखने हैं। पहला चीज कि प्रशस्ति जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब संस्कृत में होता है किसी की याद में, किसी की याद में। अब सवाल है कि सर किसी की याद में क्या? तो किसी की याद में यदि आप इंस्क्रिप्शन बना देते हैं, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चट्टान पे या फिर किसी पत्थर पे आप छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के कुछ मूर्ति फोटो वगैरह कुछ बना देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है प्रशस्ति। समझ में आया बात? तो बेसिकली इसमें दो तीन बातें ध्यान रखने हैं। क्या कि प्रशस्ति पहला बात एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है संस्कृत में कि किसी की याद में। और किसी की याद में क्या करना है? किसी की याद में जब आप किसी की याद में किसी का फोटो या फिर किसी का पिक्चर वगैरह बना देते हैं पत्थर पे, चट्टानों पे, दीवारों पे, तो वही हमारा कहलाता है प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रशस्ति में बेसिकली आप क्या करते हो, एक दीवार पे या फिर चट्टान पे फिर पत्थर वगैरह पे किसी चीज का ठोक ठोक के छेनी हथौड़ी से मूर्ति वगैरह बना देते हैं, उसी को हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्ता वॉज अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नॉन एज द गुप्ताज। गुप्ता डायनेस्टी का नाम हम लोगों ने सुना है। तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर एक राजा होते थे, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही महान राजा। राजा का नाम था समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त हम लोग इनको हिंदी में कहते हैं। समुद्रगुप्त और गुप्ता, बेसिकली गुप्ता हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश में और समुद्रगुप्त हम लोग बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल राजा हुए, उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता's inscription inscribed on the अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। यानी कि यदि आप इलाहाबाद जाएंगे तो इलाहाबाद में अशोका के कई सारे पिलर हैं। पिलर मतलब वहां पे अशोका ने कई सारे पिलर बनवाए हैं। पिलर का मतलब वो लोहे का पिलर उन्होंने इलाहाबाद में बनवाए हैं। उस अशोका के पिलर पे समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ बातें वहां पे आपको नजर आएंगी। समुद्रगुप्ता ने खुद नहीं लिखा है, बल्कि समुद्रगुप्ता ने अपने लोगों से वहां पे लिखवाया है। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्ता के बारे में जो इंस्क्रिप्शन है, यानी कि समुद्रगुप्ता के बारे में जो लिखा हुआ है कुछ बातें उनके बारे में, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? इलाहाबाद में लिखा हुआ है। इलाहाबाद में कहाँ पे लिखा हुआ है? अशोका के पिलर हैं। अशोका ने पिलर बनवाए थे आयरन के, उसी आयरन के पिलर पर बेसिकली इन समुद्रगुप्ता के बारे में कुछ कुछ बातें वहां पे लिखे हुए हैं। तो ये बताता है कि समुद्रगुप्ता के बारे में, यानी कि समुद्रगुप्ता ने लिखवाया हो या फिर किसी और ने लिखवाया हो, लेकिन अशोका के पिलर पे समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ बात वहां पे मिलता है।
आगे, इट वॉज कंपोज एज अ काव्य, काव्य मतलब कविता, बाय हरिसेन, हरिसेन हिंदी में, इंग्लिश में हरिसेना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे उस पिलर पे समुद्रगुप्ता के बारे में जिसने लिखा है उस व्यक्ति का नाम है हरिसेना, और किस फॉर्म में लिखा है? कविता के रूप में, यानी कि कविता के रूप में समुद्रगुप्ता के बारे में हरिसेना ने उस पिलर पे कुछ बातें समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है। किस फॉर्म में? कविता के फॉर्म में, यानी कि जब उसको आप पढ़ोगे तो आपको एक फ्लो नजर आएगा, कविता के जैसा वो लगेगा। हु वाज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, यानी कि जो हरिसेना थे वो एक पोएट थे, मतलब कवि थे, वो कविता लिखते थे, और एक मिनिस्टर भी थे। कहाँ पे? समुद्रगुप्ता के दरबार में। यानी कि वही बात यहाँ पे है कि समुद्रगुप्ता के यहाँ पे, समुद्रगुप्ता के दरबार में हरिसेना काम करते थे। हरिसेना एक पोएट भी थे और एक मिनिस्टर भी थे। किसके लिए काम करते थे? समुद्रगुप्ता के लिए काम करते थे। तो समुद्रगुप्ता के लिए काम करते थे, तो समुद्रगुप्ता ने ही अपने बारे में हरिसेना को बोला कि भाई तुम मेरे बारे में अशोका के पिलर पे कुछ कुछ बातें लिखो अच्छे अच्छे। तो हरिसेना ने समुद्रगुप्ता के बारे में अशोका के पिलर पे उनके बारे में लिखा था, जो कि आज भी वहां पे लिखा हुआ है। तो ये बात समझ में आया? तो बेसिकली जो प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्ता के बारे में यहाँ पे बताता है कि समुद्रगुप्ता के बारे में अशोका के पिलर पे कुछ कुछ बातें लिखे हुए हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति। समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति का मतलब हो गया ऐसा चट्टान, ऐसा दीवार या फिर ऐसा पत्थर वगैरह जिसपे किसके बारे में लिखा होगा? समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, द पोएट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। अब देखो उस समय पे ना होता क्या था, आप इसको ऐसे समझो, कोई भी जो राजा होते थे ना, वो राजा अपने यहाँ पे बहुत ही महान महान व्यक्ति को, बहुत ही पढ़े पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने यहाँ पे रखते थे। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, अकबर के दरबार में आपने सुना होगा 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का मतलब हो गया कि अकबर के दरबार में 9 ऐसे महान महान व्यक्ति रहते थे जिनको हर चीज का नॉलेज था। किसी को लड़ाई का नॉलेज है, किसी को मतलब पढ़ाई लिखाई का नॉलेज है, ठीक है ना, किसी को कैसे घर मतलब किसी को किस तरीके से राजमहल संभाला जाता है उसको नॉलेज है, किस तरीके से पैसे को संभाला जाता है उसको वो नॉलेज है। कहने का मतलब है कि उस टाइम के राजा अपने यहाँ पे अपने दरबार में गिन चुन के कुछ ऐसे लोग रखते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होते थे, है ना, बहुत अच्छे आदमी होते थे और उनको बहुत ज्ञान होता था। तो उसी तरीके से समुद्रगुप्ता भी एक बहुत पावरफुल राजा थे। तो ये भी अपने दरबार में, ये भी अपने यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को रखे थे जो कि नॉलेज में बहुत महान है, बहुत समुद्रगुप्ता को मानते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो समुद्रगुप्ता ने भी इस प्रकार के लोगों को अपने दरबार में काम पे रखा था। जैसे हमने अभी देखा ना एक पोएट हरिसेना, तो हरिसेना क्या थे? पोएट थे और एक मिनिस्टर भी थे। किसके यहाँ पे? समुद्रगुप्ता के यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोएट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। अब जो पोएट समुद्रगुप्ता के लिए काम करते थे वो बड़ा अच्छा अच्छा बात समुद्रगुप्ता के बारे में बोलते थे और बड़ा अच्छा अच्छा कविता वगैरह सुनाते रहते थे। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो कवि वगैरह राजा के यहाँ पे काम करते थे वो कवि राजा को खुश करने के लिए राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें कविता के रूप में लिख के उनको सुनाते थे। या फिर मन कर गया राजा को कि भाई ये वाला कविता बड़ा अच्छा है मेरे बारे में, क्या करो इस कविता को जाओ अशोका के पिलर पे लिख दो, या फिर इस कविता को लेकर जाओ बड़े से चट्टान पे जाके लिख दो ताकि आने वाला जनरेशन उसको पढ़े और हमारे बारे में याद करे। तो कवि लोग जानबूझ के राजा को खुश करने के लिए अच्छा अच्छा बातें, अच्छे अच्छे कविताएं लिखा करते थे। जैसे वो लोग क्या क्या राजा को खुश करने के लिए बोलते थे? एज अ वॉरियर, वो राजा को बताते कि राजा साहब आप आम आदमी नहीं है, आप क्या है? एक वॉरियर है। वॉरियर का मतलब होता है जो बहादुर होता है, लड़ाकू होता है, किसी से डरता नहीं है। तो सोचो एक पोएट राजा साहब को क्या बोल रहे हैं कि आप एक वॉरियर हैं, तो बताओ राजा खुश होगा या नाराज होगा? खुश होगा, ऑब्वियस बात है। अगला, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल। और कवि ये भी बोलते थे राजा को खुश करने के लिए कि आप एक ऐसे राजा हैं जो किसी भी लड़ाई में जाते हैं तो जीत के आ जाते हैं। सोचो, तो राजा खुश हो जाएगा, ऑब्वियस बात है ना। उसके बाद किंग इज एज इक्वल टू दी गॉड। सोचो ये लोग यानी कि जो कवि लोग हैं, जो पोएट हैं, वो राजा को खुश करने के लिए और क्या कह दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भगवान के जैसे हैं। तो बताइए राजा खुश होंगे कि नाराज होंगे? अब वैसी बातें खुश हो जाएंगे। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखे हुए हैं।
ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि राजा को खुश करने के लिए पोएट लोग अच्छा अच्छा बात उनको बताते थे। अच्छा, इससे पोएट को क्या फायदा है? पोएट को फायदा ये होता था कि मान लीजिए राजा साहब खुश हो गए आपसे, तो राजा साहब आपको गिफ्ट में सोने का एक बॉक्स दे देते थे, हाथी घोड़ा ये सब दे देते थे गिफ्ट में। तो इस तरीके से, ठीक है, तो राजा साहब के लिए लोग अच्छा अच्छा बातें करते रहते थे, लिखते रहते थे। अगला है हमारा हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ताज पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। अब यहाँ पे देखो, जो हरिसेना है, हरिसेना बेसिकली है कौन? एक पोएट है और एक मिनिस्टर भी है। किसके यहाँ पे काम करते हैं? समुद्रगुप्ता के यहाँ पे काम करते हैं। तो हरिसेना चूंकि एक बहुत बड़े पोएट भी हैं और एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी हैं समुद्रगुप्ता के यहाँ पे, तो उन्होंने 4 प्रकार के राजा को बताया है। बेसिकली उन्होंने 4 अलग अलग प्रकार के राजा के बारे में जिक्र किया है। किसने? हरिसेना ने। बेसिकली यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हरिसेना ने 4 अलग अलग राजा के बारे में बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि समुद्रगुप्ता का पॉलिसी, यानी कि समुद्रगुप्ता का काम करने का तरीका उन चारों राजा के लिए क्या हुआ करता था। तो आइए बात करते हैं उन सब के बारे में। सबसे पहला, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, देयर वेर 9 रूलर्स हु वेर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वेर अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ताज एम्पायर। देखो, आर्यवर्त एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था उस टाइम पे। आर्यवर्त बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। आप इस तरीके से अंदाजा लगाओ कि आर्यवर्त इतना बड़ा एरिया था, इतना बड़ा एरिया था कि इस पे 9 राजा रूल करते थे। सोचो, समझ में आ रही है बात? मतलब आर्यवर्त पे इतना बड़ा एरिया था कि इस आर्यवर्त पे 9 राजा रूल करते थे और इन सभी को समुद्रगुप्ता के आगे झुकना पड़ा। यानी कि समुद्रगुप्ता ने इन सभी को हरा दिया। समझ में आ रही है बात? तो अब वैसी बात है, समुद्रगुप्ता ने इन सभी को हराया तो वो एरिया किसका हो चुका होगा बताओ? समुद्रगुप्ता का हो चुका होगा। तो पहला ये हो गया, ठीक है। अगला, तो आर्यवर्त बहुत बड़ा एरिया था। आर्यवर्त इतना बड़ा एरिया था कि उस पूरे एरिया को 9 राजा रूल करते थे और उन सभी को समुद्रगुप्ता के आगे झुकना पड़ा। तो वो एरिया ऑटोमेटिक किसका हो गया होगा? समुद्रगुप्ता का हो गया होगा। पहला बात ये हो गया हमारा पहला राजा के बारे में। दूसरा क्या है? देखो, द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ का बेसिकली ये साउथ इंडिया का बात कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक ना। देयर वेयर 12 रूलर्स। सोचो, साउथ इंडिया में, दक्षिण पथ का मतलब तरीके से आप समझ लो साउथ इंडिया का ये बात कर रहा है। वहां पे 12 राजा होते थे। कितने राजा? 12 राजा हुआ करते थे वहां पे। दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर डिफीटेड एंड देन अलाउड देम टू रूल अगेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, साउथ इंडिया में 12 राजा हुआ करते थे और इन 12 के 12 राजा को समुद्रगुप्ता ने हराया एंड देन अलाउड देम टू रूल अगेन। हरा देने के बाद, पूरी तरीके से हरा दिया, फिर समुद्रगुप्ता ने उन सभी को बोल दिया कि ठीक है जाओ, हमने तुमको हरा दिया, कोई बात नहीं है, तुम जाओ फिर से अपने जगह पे रूल करो। मतलब उनके एरिया को समुद्रगुप्ता ने अपने कब्जे में नहीं लिया, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, बस हरा दिया लड़ाई में। और हरा देने के बाद फिर से बोल दिया कि ठीक है जाओ, हमने तुमको हराया, ये ठीक बात है, लेकिन जाओ तुम अपने एरिया पे दोबारा रूल करो। हाँ, एक तरीके से बख्श दिए, एक तरीके से आप समझ लो। अगला, तो ये हो गया हमारा दूसरा राजा। तीसरा, द इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स लाइक असम, कोस्टल बंगाल, बेसिकली बंगाल के बारे में, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गाना संघ। गाना संघ हमने बताया था ना आपको बुद्धा वाले चैप्टर में। गाना संघ बेसिकली लोगों का ग्रुप हुआ करता था, बहुत बड़े एरिया में लोग फैले हुए होते थे। इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब वही पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इधर। दे ब्राउट ट्रिब्यूट, यानी कि जो समुद्रगुप्ता जहाँ पर रूल करते थे उसके आजू बाजू में जो भी एरिया था, फॉर एग्जांपल असम, बंगाल, नेपाल, घाना संघ का बड़ा सा एरिया जहाँ पे कई प्रकार के लोग ग्रुप बना के रहते थे, नॉर्थ वेस्ट का बेसिकली ये बात कर रहा है उधर। दे ब्राउट ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब हो गया एक तरीके से गिफ्ट। ये सभी जब समुद्रगुप्ता के यहाँ पे आते थे मिलने के लिए समुद्रगुप्ता से, तो ये लोग खाली हाथ नहीं आते थे। भाई आप राजा साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं तो क्या खाली हाथ जाओगे? तो ये लोग गिफ्ट के तौर पे बहुत कुछ लेकर आते थे। जैसे मान लो कोई राजा आ रहा है इनसे मिलने के लिए समुद्रगुप्ता से, वो 100 को हाथी गिफ्ट कर दिया, 200 घोड़ा गिफ्ट कर दिया। इस तरीके से ये लोग ट्रिब्यूट यानी कि गिफ्ट लेकर आते थे। फॉलोड समुद्रगुप्ताज ऑर्डर, और समुद्रगुप्ता जो बोलते थे, समुद्रगुप्ता जो बोल देते थे वो इन सभी राजा को मानना पड़ता था, क्योंकि समुद्रगुप्ता उन सबसे क्या था, ज्यादा
पावरफुल था। एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, और यदि समुद्रगुप्ता को मन किया कि आप हमारे दरबार में भी आइए, हमारे कामकाज को देखिए, हमारे साथ बैठिए उठिए, कहने का मतलब है कि निमंत्रण जब देते थे समुद्रगुप्ता सारे राजाओं को, तो वो राजा लोग समुद्रगुप्ता के बात को टालते नहीं थे, वो लोग आते थे, क्योंकि समुद्रगुप्ता बहुत पावरफुल आदमी थे। तो वो जिसको भी चाह लेते थे कि हमारे दरबार में आएगा, 1-2 घंटा बैठेगा, हमसे बात करेगा, तो वो आते थे, उनसे बात करते थे। ठीक ना, आगे द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानाज एंड साकाज, कुशानाज और साकाज के जो वंशज थे, वंशज मतलब जो इनके आगे आने वाले पीढ़ी हुए, एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका, और यहां तक कि श्रीलंका के भी राजाओं लोग, उन लोगों ने भी ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, यानी कि कुशानाज, साकाज, इन सभी लोगों ने और इनके जो पूर्वज हुए, पूर्वज नहीं, वंशज मतलब इनके जो आने वाले जनरेशन थे, उन सभी ने और श्रीलंका के राजाओं ने भी समुद्रगुप्ता को अपने अपने बेटियों को दे दिया, मतलब अपने अपने इन सभी राजाओं ने अपने बेटी को समुद्रगुप्ता के यहाँ मैरिज करने के लिए दे दिया। देखो समुद्रगुप्ता उस समय पे बहुत ही पावरफुल थे, बहुत पावरफुल राजा है, तो भाई कौन राजा नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का शादी समुद्रगुप्ता के परिवार में हो जाए, हर कोई चाहेगा। तो जितने भी प्रकार के राजा थे उस समय पे, खास करके कुशानाज बात करें, साकाज बात करें, उसके बाद श्रीलंका के राजा के बारे में बात करें, तो ये सभी लोग अपने बेटी का शादी कहाँ पे करवाना चाहते थे, समुद्रगुप्ता के परिवार में करवाना चाहते थे। और कुछ का तो शादी हुआ भी था समुद्रगुप्ता के परिवार में, कि भाई ये हमारे बेटी है, इनसे ब्याह कर लो, शादी कर लो, इस प्रकार से वहां पे पहले संबंध चलते थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े राजा हैं तो हर कोई चाहेगा कि इनके घर में हमारा रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये चीज था हमारा। तो समुद्रगुप्ता के बारे में ही अभी तक फिलहाल बात चल रहा है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो भी उन्हीं के बारे में बात होगा, जीनियोलॉजीज, जिसको हम लोग कहते हैं लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया सब कुछ? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना हम लोगों को जीनियोलॉजीज। जीनियोलॉजीज का मतलब होता है लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स। लिस्ट ऑफ एंसेस्टर का सिंपल सा मतलब हो गया, पहले दादा हुए होंगे, दादा के भी पहले उनके पापा हुए होंगे, फिर दादा के बाद हमारे फादर के बाद फिर हम लोग हुए होंगे। इस तरीके की चीज को हम लोग कहते हैं एंसेस्टर्स। ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा सा और अच्छे वर्ड में बोला जाए तो जीनियोलॉजीज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जीनियोलॉजीज। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्ता के बारे में, कि आखिर उनके दादा थे, फिर उनके पापा हुए होंगे, है ना, फिर वो हुए होंगे, उनकी मदर, उनकी पत्नी वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आया था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस करा था अपने चैप्टर का नाम था न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, चैप्टर नंबर 11 है हमारा। इसमें हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करा, टॉपिक का नाम था प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस, ये हम लोगों ने समझा। फिर हमने समझा समुद्रगुप्ता प्रशस्ति के बारे में, है ना। तो इतना करने के बाद हम लोग आज शुरू करेंगे एक और नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है जीनियोलॉजीज, जिसको हम लोग कहते हैं लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्ता के एंसेस्टर के बारे में, यानी कि उनके पूर्वज के बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे। किसका क्या नाम था वो लोग, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, नाम इसमें उतना ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे देखिए, पहला है प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर लाइक समुद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो बेसिकली प्रशस्ति कल हमने बताया था ना, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, किसी की याद में जब कोई चीज लिखा जाता है दीवालों पे, चट्टानों पे, पत्थरों पे, तो उसको हम लोग प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक ना। तो जब प्रशस्ति को हम लोग खोजते हैं अलग अलग जगहों पे, तो हम लोगों को मिलता है कि उस प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता के जो एंसेस्टर थे, यानी कि समुद्रगुप्ता के जो पूर्वज थे, उनके बारे में भी कुछ कुछ बातें हम लोगों को नजर आते हैं। जैसे समुद्रगुप्ता के ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब हो गया, देखो पहले समुद्रगुप्ता, उसके पहले उनके फादर रहे होंगे, उनके फादर के भी फादर रहे होंगे, समुद्रगुप्ता उनको क्या बोलेंगे? दादा बोलेंगे। तो उनके दादा के भी फादर रहे होंगे, तो दादा के भी जो फादर होते हैं ना, दादाजी के भी जो फादर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, फिर उसके बाद कौन आते हैं? हमारे दादाजी आते हैं, उसको हम लोगों ने ग्रैंडफादर कह दिया। फिर उसके बाद कौन आते हैं? फादर आते हैं, और फादर के बाद हम लोग आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मदर भी है, यानी कि फादर के बाद मदर है, फिर मदर के बाद हम लोग आते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि समुद्रगुप्ता के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे समुद्रगुप्ता के पूर्वज के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलता है कि आखिर समुद्रगुप्ता के दादा के भी पापा कौन थे, फिर समुद्रगुप्ता के दादा कौन थे, फिर समुद्रगुप्ता के फादर कौन थे, समुद्रगुप्ता के मदर कौन थी, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है। आगे, समुद्रगुप्ता's मदर वाज कुमारा देवी, ये बात ध्यान रखना है आपको। समुद्रगुप्ता की माँ का क्या नाम था? कुमार। देखो इंग्लिश में कुमारा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग इसको कुमार देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमार देवी। ध्यान रखिएगा इस बात को। समुद्रगुप्ता's मदर वाज कुमारा देवी। चूंकि इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुमार को यहाँ पे कुमारा बोला जाता है, ओके, लेकिन हिंदी में हम लोग इसको कुमार देवी बोलते हैं। तो समुद्रगुप्ता की माँ का जो नाम था वो कुमारा देवी था एंड बिलोंग टू द लिच्छवी घना। लिच्छवी घना का मतलब बेसिकली हो गया एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लिच्छवी कम्युनिटी से। समझ में आ रही है बात? तो वही चीज यहाँ पे है कि समुद्रगुप्ता की जो माँ का नाम है वो कुमारा देवी है और उनकी माँ जो है एक लिच्छवी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बेसिकली कम्युनिटी का नाम है लिच्छवी। हिज फादर वाज चंद्रगुप्त, और समुद्रगुप्ता के फादर का नाम क्या था? समुद्रगुप्ता के फादर का नाम था चंद्रगुप्त, जो कि वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त थे। समझ में आ रही है बात? यानी कि समुद्रगुप्ता के फादर। एंड अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज, अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड। यानी कि समुद्रगुप्ता के जो फादर थे चंद्रगुप्त, उनको किस नाम से पुकारा जाता था? महाराजा अधिराज। महाराजा अधिराज। समझ में आ रही है बात? तो महाराजा अधिराज बोलो या महाराजा अधिराजा बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि समुद्रगुप्ता की माँ का नाम कुमारा देवी, उनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के पहले राजा थे जिनको महाराजा अधिराज के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि तरीके से सम्मान में, उनके सम्मान में बोला जाता था उनको महाराजा अधिराज, ठीक है। और उनके पिताजी के जाने के बाद फिर समुद्रगुप्ता ने भी इस टाइटल का इस्तेमाल किया, यानी कि जब उनके पिताजी चले गए चंद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्ता को भी महाराजा धीराज के नाम से जाने लगे, ठीक है। आगे, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर सिंपली एज महाराजा। लेकिन जो समुद्रगुप्ता के दादा और दादा के भी जो फादर रहे होंगे, इन सभी को नॉर्मली महाराज के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। तो सोचो यहाँ पे समुद्रगुप्ता के जो दादा हैं और दादा के भी जो फादर हैं, इन सभी को केवल महाराज बोला जाता था, महाराजा। लेकिन उनके बाद जो समुद्रगुप्ता के पिताजी हैं यानी कि चंद्रगुप्त, उनको बोला गया महाराजा अधिराज। और उनके बाद जब ये चले गए इस दुनिया से तो फिर समुद्रगुप्ता को भी महाराजा अधिराज का टाइटल मिल गया। टाइटल का मतलब हो गया कि उनको भी लोग सम्मान से ये चीज बोलने लगे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें चंद्रगुप्त 2। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर यहाँ पे जो चंद्रगुप्त है जो कि समुद्रगुप्ता के फादर हैं, क्या उन्हीं के बारे में बात हो रहा है या अलग है कोई? यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अलग है, ठीक है। एक बात समझिए पहले, यहाँ पे चंद्रगुप्त किसके फादर है ये बताइए पहले? समुद्रगुप्ता के फादर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त 2 के बारे में, और ये चंद्रगुप्त 2 जो है ये समुद्रगुप्ता का बेटा है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना अपने मन में। सबसे पहले समझो, समुद्रगुप्ता के पिताजी का नाम क्या? चंद्रगुप्त। और समुद्रगुप्ता के बेटे का नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त 2, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग आदमी हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि चंद्रगुप्त 2 का दादाजी कौन है? चंद्रगुप्त 2 के दादाजी हो गए चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त 2 के फादर कौन हो गए फिर? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हो गया ना, बस। तो समझ में आया बात? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ये एक पूरा लिस्ट आपको ध्यान रखना है। पहले चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त 2। ये बात समझ में आ गया? चले वही बात हम लोग यहाँ पे अब करेंगे। चंद्रगुप्त 2 वाज अ कनक्यूरर लाइक हिज फादर समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त जिस तरीके से एक महान राजा हुआ करते थे, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त का जो बेटा है चंद्रगुप्त 2 वो भी एक महान राजा था, और ये भी कई सारे जगह को अपने कब्जे में
किए हुए थे। बेसिकली ये भी एक पावरफुल राजा थे अपने फादर के जैसे, यानी कि समुद्रगुप्त के जैसा। समुद्रगुप्त ऑलरेडी बहुत महान पावरफुल राजा है, तो उनका जो बेटा निकला चंद्रगुप्त टू, तो वो भी एक महान राजा ही साबित हुए। उन्होंने भी कई सारे जगहों को अपने कब्जे में किया था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। चंद्रगुप्त टू के बारे में, यानी कि समुद्रगुप्ता का जो बेटा है चंद्रगुप्त टू, इनके बारे में हम लोगों को सबसे ज्यादा कहां से पता चलता है पता है? इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कहीं पे इनके बारे में लिखा हुआ था, तो वहां पे हम लोगों को उनसे पता चल गया कि भाई चंद्रगुप्त टू जो था वो समुद्रगुप्त का बेटा था, और उन्होंने भी अच्छे अच्छे काम किए थे, कई सारे जगहों को अपने कब्जे में किया था। और सिक्कों से भी पता चलता है, यानी कि चंद्रगुप्त टू ने अपने नाम का सिक्का भी बनवाया था, चलवाया था सिक्का भी अपने राज्य में, कि भाई मेरे राज्य में मेरा ही सिक्का चलेगा और उस सिक्का पे मेरा फोटो होगा। तो उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों से और समुद्रगुप्ता नहीं सॉरी उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों से और चंद्रगुप्त टू के बारे में कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ बातें हैं, तो वहां से भी हम लोगों को चंद्रगुप्त टू के बारे में पता चलता है। अगला, ही लीड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द साकाज। अब देखो चंद्रगुप्त टू इतना पावरफुल थे कि ये वेस्ट इंडिया में भी जाके अटैक किए थे। वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस साइड में इन्होंने जाके अटैक किए थे। और वेस्ट में साका डायनेस्टी हुआ करता था, वहां के लास्ट राजा को भी हरा दिया। कहने का सिंपल सा मतलब यहां पे यह है कि इंडिया के वेस्ट में साका डायनेस्टी पाए जाते थे, और साका डायनेस्टी के जो सबसे आखिरी राजा था, सबसे लास्ट राजा था, उनको भी चंद्रगुप्त टू ने हरा दिया था, उनको अपने कब्जे में कर लिया था। हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नेड पीपल। चंद्रगुप्त टू के दरबार में जो सारे लोग रहते थे वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी लोग रहते थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग रहते थे। हमने कल बताया था ना आपको कि उस टाइम पे आप देखोगे हर राजा लगभग अपने यहाँ पे वैसे ही लोगों को अपने दरबार में रखते थे, गिने चुने लोगों को, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, है ना। तो चंद्रगुप्त टू का भी जो दरबार होता था पूरी तरीके से पढ़े लिखे लोगों से और समझदार लोगों से भरा होता था, एकदम पूरी तरीके से भरा होता था, इंक्लूडिंग कालिदास। कालिदास का नाम सुनेंगे आप लोग, कालिदास का कई सारा कविता भी आता है, तो कालिदास हो गए जो कि एक पोएट थे। एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट क्या थे? एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिनको चंद्रमा, सूरज, ग्रहण कैसे लगता है, इन सब चीजों के बारे में उनको पता होता था। यानी कि चंद्रगुप्त टू के दरबार में एक से एक महान से महान व्यक्ति रहते थे। फॉर एग्जाम्पल कालिदास, जो कि दुनिया के बहुत महान कवि में से एक है, पोएट हैं वो, और आर्यभट्ट जो कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर है, जिनको कि सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रहण कैसे लगता है, तारे क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उनको बहुत पता होता था। समझ में आया बात? तो चंद्रगुप्त टू भी बहुत ही पावरफुल राजा हुए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्षवर्धना एंड दी हर्षचरिता। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धना एंड दी हर्षचरिता के बारे में, यानी कि हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था जीनियोलॉजीज के बारे में, जिसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ एंसेस्टर, यानी कि पूर्वजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था समुद्रगुप्ता के पूर्वज के बारे में, कि उनके दादा के भी फादर जो थे, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हमने बात किया था समुद्रगुप्ता के मदर के बारे में, उनके फादर के बारे में, उनके बेटे के बारे में, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे हर्षवर्धना एंड दी हर्षचरिता। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखते हैं इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। आइए हम लोग पहले बात करते हैं। लिखा हुआ है कि हर्षवर्धना रूल्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो। हर्षवर्धन बेसिकली एक राजा हुआ करते थे, अगेन बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मजबूत राजा हुआ करते थे ये। तो हर्षवर्धन लगभग आज से 1400 साल पहले रूल किया करते थे, यानी कि 1400 साल पहले ये राजा हुआ करते थे।
Banavart, the poet of Harshvardhana court, wrote the biography of हर्षवर्धना in संस्कृत, the हर्षचरिता। अब देखो ये बात हमने आपको शुरू से भी बताया है कि उस समय पे हर प्रकार के राजा अपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोगों को रखते थे जो किसी नॉलेज में बहुत आगे होते थे। जैसे कवि हो गए यानी कि पोएट हो गए, फिर से मतलब कहने का मतलब है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने दरबार में राजा उनको जरूर रखते थे। ठीक है, तो हर्षवर्धना के कोर्ट में भी यानी कि हर्षवर्धना के दरबार में भी कई सारे ज्ञानी लोग हुआ करते थे जो कि हर्षवर्धन के लिए काम करते थे। उसी में से एक पोएट थे हमारे बना भट्ट एक पोएट थे, कविता लिखते थे, और ये आदमी जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, यानी कि हर्षवर्धन ने अपने दरबार में इनको रखा था। तो बना भट्ट चूंकि एक पोएट थे, कविता लिखते थे, तो इनको लिखना पढ़ना अच्छी तरीके से आता था। हर्षवर्धन के बारे में बना भट्ट ने लिखा है, यानी कि हर्षवर्धन का जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी का मतलब हो के तरीके से पूरा चीज, हर्षवर्धन के बारे में पूरा चीज इस पोएट ने यानी कि बना भट्ट ने लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, और उस किताब का नाम क्या रखा गया? दी हर्षचरिता। क्या रखा गया? हर्षचरिता। इंग्लिश में बोलते हैं हर्षचरिता, हिंदी में बोलते हैं हर्षचरित्र। तो बेसिकली आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आज से 1400 साल पहले हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे। हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत ही महान कवि थे, पोएट थे, जिनका नाम था बना भट्ट। बना भट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में पूरा जिंदगी उन्होंने किस तरीके से जिया है बना भट्ट ने लिखा था। किनके बारे में लिखा था? हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, और उस किताब का नाम रखा था बना भट्ट ने दी हर्षचरिता। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना गिव्स अस द जीनियोलॉजीज ऑफ हर्षा एंड एंड्स विथ बिकमिंग हिज किंग। अब देखो बेसिकली होता क्या है, हर्षवर्धना का जो बायोग्राफी है यानी कि जो हर्षचरिता है, उसमें बना भट्ट ने क्या लिखा है? बना भट्ट ने उस हर्षचरिता किताब में ये लिखा है कि हर्षवर्धन जब राजा बना तो उनके राजा बनने से पहले कौन थे राजा, फिर उनके पहले कौन थे, फिर उनके पहले कौन थे, यानी कि हर्षवर्धन के बारे में ए टू जेड चीजें बना भट्ट ने हर्षचरिता किताब में लिखा है हर्षवर्धन के बारे में। ठीक ना, यानी कि देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा। जीनियोलॉजी का मतलब हो गया कि जब आप हर्षचरिता को पढ़ेंगे तो उसमें हर्षवर्धन के बारे में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हर्षवर्धन के फैमिली के बारे में भी आपको वहां पे जानकारी मिलता है। तो हर्षवर्धन के परिवार किस तरीके से राजा बनना स्टार्ट किए, कैसे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, उसके बाद कौन बना राजा, उन्होंने कैसे रूल किया, फिर उनके बाद कौन बना राजा, उन्होंने कैसे रूल किया, फिर हर्ष किस तरीके से राजा बना, इनके टाइम पे क्या क्या बदलाव हुए, ये सब कुछ ए टू जेड चीजें जो है हर्षचरिता में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि हर्षवर्धन आज से 1400 साल पहले राजा हुआ करते थे। ठीक ना, तो हर्षवर्धन के बारे में एक किताब लिखा गया, उस किताब का नाम है हर्षचरिता। ये जो किताब है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और किसने लिखा था? एक पोएट ने लिखा था, बना भट्ट पोएट था। वो बना भट्ट पोएट जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में ही काम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सर जब हम हर्षचरिता को पढ़ेंगे जिसमें कि हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है तो हमको क्या जानने को मिलेगा? इसमें आपको जब आप हर्षचरिता को पढ़ेंगे तो आपको हर्षवर्धन के बारे में तो जानने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उनके पूरे फैमिली के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा कि इनके पापा कौन थे, इनके दादा कौन थे, दादा के भी फादर कौन थे, है ना, भाई बहन, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे, ज़ुआनज़ंग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षाज कोर्ट। ज़ुआनज़ंग के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना। ज़ुआनज़ंग बेसिकली चाइनीज पिलग्रिम थे, चाइना के रहने वाले थे। वो इंडिया यहाँ पे आए थे बौद्ध धर्म को देखने के लिए। ठीक ना, तो बेसिकली ज़ुआनज़ंग जो है ये चाइनीज पिलग्रिम थे, चाइना के थे। ये इंडिया आए थे, इंडिया में बौद्ध धर्म को देखने के लिए कि आखिर इंडिया में बौद्ध धर्म किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो ज़ुआनज़ंग ने काफी अपना लंबा टाइम जो है हर्ष के दरबार में बिताया है, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, ये सब कुछ ज़ुआनज़ंग ने देखा, लाइव देखा, अपने आंखों से देखा।
बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि हर्षवर्धन के दरबार में ज्वानजंग ने काफी लंबा समय अपना बिताया है और हर्षवर्धन ने उनको बिताने भी दिया। उन्होंने हर्षवर्धन ने बोला ज्वानजंग को कि कोई बात नहीं, आप हमारे दरबार में बैठिए, आपको देखने का मन है तो देखिए कि यहाँ पे काम कैसे होता है। ठीक है, तो ज्वानजंग ने हर्षवर्धन के दरबार में काफी अपना लंबा समय बिताया था। आगे, हर्षा was not the eldest son of his father, but he became the king of थानेसर after both his father and elder brother died। अब देखो ध्यान रखना, हर्षा जो है ये बड़ा बेटा नहीं था अपने फादर का, मतलब हर्षा के जो पिताजी हैं, सिंपल समझो, हर्षा जो है ना, हर्षवर्धन जो था वो बड़ा बेटा नहीं था, इसके बावजूद ये राजा बनते हैं। कहाँ के बनते हैं राजा? थानेसर के बनते हैं। ठीक, और ये राजा कब बने? जब इनके फादर और इनके बड़े भाई का डेथ हो गया, तो भाई आप परिवार में रूल करने के लिए बचा कौन? यही बचे, तो यही राजा बन गए। ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन जो था वो बड़ा बेटा नहीं था, वो छोटा बेटा था, लेकिन इसके बावजूद वो राजा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इनके पिताजी का और इनके बड़े भाई का डेथ हो गया था। तो भाई अब पिताजी भी नहीं रहे, बड़े भाई भी नहीं रहे, तो इतने बड़े सिंहासन को संभालेगा कौन? तो किसने संभाल लिया? हर्षवर्धन ने संभाल लिया, राजा बन के। और वो पहली बार में राजा कहाँ का बने थे? थानेसर के बने थे। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन बड़ा बेटा नहीं था, इसके बावजूद वो राजा कैसे बन गया? तो सिंपल सा बताना है कि हर्षवर्धन बड़ा बेटा नहीं था, ये सही बात है, लेकिन इसके पिताजी और इसके बड़े भाई के डेथ हो जाने की वजह से, मतलब हर्षवर्धन का पिताजी और हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था वो दोनों का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, तो अब रूल करने के लिए कोई बचा नहीं, तो हर्षवर्धन ही राजा बन गया। फिर पूछेगा कि पहली बार ये राजा कहाँ का बना था? तो थानेसर का बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal। अब देखो, his brother-in-law, इनका जो साला था, हर्षवर्धन का जो साला था, ये कन्नौज का राजा था। हर्षवर्धन का जो साला था वो कन्नौज का राजा हुआ करता था, और हर्षवर्धन के साले को बंगाल के राजा ने मार दिया। तो बताइए, क्या हर्षवर्धन शांत रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, समझो सिंपल सा। हर्षवर्धन का जो साला है, ब्रदर इन लॉ का मतलब साला, तो हर्षवर्धन का जो साला है वो कन्नौज का राजा है, और बंगाल के राजा ने हर्षवर्धन के साले को मार दिया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हर्षवर्धन के साले को आपने मारा है तो हर्षवर्धन चुप तो नहीं रहेगा। उन्होंने क्या किया? हर्षा टूक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। अब देखो हुआ क्या, जब बंगाल के राजा ने हर्षवर्धन के साला को मारा, तो बताइए कन्नौज के अंदर अब अभी फिलहाल कोई राजा है? नहीं है। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया, और बदला लेने के लिए, अपने साले का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने क्या किया? बंगाल की ओर निकल गए उस राजा को मारने के लिए। तो कहानी समझ में आया पूरा? सिंपल से समझो, कन्नौज के ऊपर कन्नौज के ऊपर कौन राज करता था? हर्षवर्धन का साला। लेकिन हुआ ये कि हर्षवर्धन के साला को बंगाल के राजा ने मार दिया। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? बदला लेने के लिए सबसे पहले हर्षवर्धन ने तो कन्नौज को अपने कब्जे में लिया कि भैया तुमने हमारे साले को मारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कन्नौज के ऊपर तुमको हम रूल करने नहीं देंगे। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? सबसे पहले अपने साले के इलाके पे, नहीं कन्नौज पे, हर्षवर्धन ने पहले अपना कंट्रोल जमा लिया पूरी तरीके से। फिर अपने साले का बदला लेने के लिए क्या किया? बंगाल के राजा के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, कहानी पूरा समझ में आ गया? तो इन्होंने, हर्षवर्धन ने कन्नौज के ऊपर बंगाल का कंट्रोल कभी होने ही नहीं दिया। हर्षवर्धन ने साफ कहा कि तुमने हमारे साले को मार दिया, ठीक है, लेकिन तुमको हम कन्नौज के ऊपर कभी राज करने नहीं देंगे। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? कन्नौज के ऊपर खुद राज किया, खुद कंट्रोल जमा लिया अपने साले के इलाके पे, और बंगाल के राजा को सबक सिखाने के लिए कि तुमने हमारे साले को मारा है, अब हम तुमको मारेंगे, सबक सिखाने के लिए हर्षवर्धन ने बंगाल के राजा को मारने, मतलब सबक सिखाने के लिए या फिर बंगाल के राजा को मारने के लिए हर्षवर्धन निकल पड़े। ही कंक्योर्ड बोथ मगध एंड बंगाल, और उन्होंने,
हर्षवर्धन ने मगध, मगध जिसको आज आप बिहार बोलते हो ना, जिसको आज आप बिहार बोलते हैं, इसको पहले मगध बोला जाता था। तो हर्षवर्धन ने मगध, और मगध के बगल में क्या है हमारा, बंगाल है, यानी कि मगध मतलब बिहार, तो बिहार के बगल में बंगाल है, तो बिहार और बंगाल दोनों पे हर्षवर्धन ने कब्जा जमा लिया। समझ में आ रही है बात। तो अपने साले का बदला लेने के लिए बंगाल के राजा को तो इन्होंने मारा ही मारा, साथ ही साथ इन्होंने बिहार के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो साले का बदला इन्होंने पूरी तरीके से ले लिया। आगे, he tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, पुलकेशिन II। ये लास्ट वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है वो यहीं से जुड़ा हुआ है, द पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पुलकेशिन के बारे में डिटेल में, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो कि हर्षवर्धन अपने साले का बदला लेने के लिए जाता है बंगाल की ओर, बंगाल के राजा को मारने के लिए। लेकिन बंगाल पहुंचने के लिए आपको पहले कहां से गुजरना पड़ेगा, बिहार से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि मगध से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, मगध यानी कि बिहार और बंगाल दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, अलग जगह पे और कब्जा करने के लिए ये नर्मदा नदी को पार करके दक्कन में जाना चाहते थे। दक्कन मतलब बेसिकली कह सकते हो थोड़ा बहुत साउथ इंडिया। ठीक है, थोड़ा बहुत साउथ इंडिया का ये बात कर रहा है। तो हर्षवर्धन को लगा कि हम बिहार और बंगाल को जीत सकते हैं, तो हम नीचे भी जाके जीत सकते हैं साउथ इंडिया को भी, जैसे मध्य प्रदेश, नीचे थोड़ा सा और आ जाओ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जगह भी हम अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो इनके लिए इनको क्या करना पड़ता, नर्मदा नदी को पार करना पड़ता, तभी ये दक्कन में पहुंच सकते थे। बट वॉज स्टॉप्ड बाई अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्या डायनेस्टी। चालुक्या डायनेस्टी के एक राजा से इनका सामना होता है। किनसे होता है, पुलकेशिन II से। यानी कि पुलकेशिन II जो था वो चालुक्य डायनेस्टी का एक बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करता था। इनका सामना होता है, यानी कि हर्षवर्धन का सामना होता है पुलकेशिन II से। अब क्या होने वाला इन दोनों के बीच में, युद्ध होने वाला है कि भैया तुम हमारे इलाके में कैसे आ सकते हो, है ना। तो अब देखेंगे ये हम लोग अपने अगले टॉपिक में कि आखिर हर्षवर्धन जब दक्कन के तरफ बढ़ रहा था, दक्कन को जीतने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए, तो पुलकेशिन II ने उनके साथ क्या किया, ये हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा द पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग द पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था अपना एक टॉपिक हर्षवर्धना एंड दी हर्षचरिता। तो हर्षवर्धना बेसिकली एक राजा का नाम था, और हर्षचरिता एक किताब है जिस किताब में हर्षवर्धन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग जान चुके थे, और हमने बोला था कि इस पॉइंट का मतलब इस टॉपिक का सबसे लास्ट वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हर्षवर्धन, अच्छा एक बात बताइए पहले, इनका जो साला था, हर्षवर्धन का जो साला था वह कहाँ का राजा था, कन्नौज का, है ना। तो हर्षवर्धन का जो साला था वो कन्नौज का राजा था, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो कि हर्षवर्धन का राजा कन्नौज का राजा था। ठीक है, अब हुआ ये कि कन्नौज के राजा को, यानी कि हर्षवर्धन के साले को बंगाल के राजा ने मार डाला। तो हर्षवर्धन इस चीज का बदला लेने के लिए कि तुमने हमारे साले को कैसे मार दिया, तो हर्षवर्धन ने इस चीज का बदला लेने के लिए वो चला गया बंगाल, बंगाल के राजा से लड़ने के लिए। तो जब वो बंगाल गया तो मगध से होते हुए गया, यानी कि मगध मतलब बिहार, बिहार से होते हुए गया, तो बिहार और बंगाल दोनों को हर्षवर्धन ने अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके से हर्षवर्धन का पावर धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता ही चला गया। लेकिन जब वो साउथ इंडिया आने का कोशिश किया, यानी कि इंडिया के नीचे वाले पार्ट में जब उन्होंने आने का कोशिश किया और रूल करने का कोशिश किया, तो वहां पे उनको एक राजा से सामना होता है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च द दक्कन। दक्कन में मतलब बेसिकली साउथ इंडिया। तो हर्षवर्धन जो है साउथ इंडिया भी आना चाहता था और वहां पे रूल करना चाहता था, लेकिन बट वॉज स्टॉप्ड बाई अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन II। लेकिन उनको एक राजा का सामना करना पड़ता है, उस राजा का नाम क्या है, पुलकेशिन II। और ये राजा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि हर्षवर्धन ने बिहार और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, तो हर्षवर्धन को लगा कि हम साउथ इंडिया को भी अपने कब्जे में
कर लेंगे। तो वो आगे बढ़ रहा था साउथ इंडिया की ओर उसको कब्जे में करने के लिए, लेकिन वहां पे चालुक्य डायनेस्टी का एक राजा से उसका सामना होता है। राजा का नाम है पुलकेशिन टू। तो आइए अब यहां से हम लोग अपने टॉपिक का शुरुआत करते हैं, अब आपको समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। तो हमारा टॉपिक है दी पल्लव्स, हम लोग इसमें पल्लव्स के बारे में बात करेंगे, चालुक्याज के बारे में बात करेंगे, और पुलकेशिन का प्रशस्ति जो था उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है दी पल्लव्स एंड चालुक्याज वेयर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि साउथ इंडिया में उस टाइम पर दो ही डायनेस्टी थे जो कि बहुत ही भयंकर तरीके से बड़े लेवल पे रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में। पहला डायनेस्टी का नाम था पल्लव डायनेस्टी और दूसरा का नाम था चालुक्य डायनेस्टी। यानी कि पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी यही दो परिवार हैं जिन्होंने साउथ इंडिया के ऊपर अपना ज्यादातर कब्जा जमा के रखा था। मतलब कि पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी का साउथ इंडिया पे कब्जा बहुत पावरफुल था। साउथ इंडिया में यही दोनों डायनेस्टी रूल कर रहे थे। द किंगडम ऑफ द पल्लव्स स्प्रेड अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। लेकिन यदि हम लोग बात करें पहले पल्लव के बारे में, तो पल्लव का जो एरिया था, पल्लव डायनेस्टी का जो एरिया था वो पूरा का पूरा फैला हुआ था कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक। कावेरी नदी है बेसिकली, तो वहां तक फैला हुआ था। कहने का मतलब है कि कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। यानी कि पल्लव डायनेस्टी के जो राजा होते थे वो कांचीपुरम में ही बैठ के पूरे पल्लव डायनेस्टी को वो लोग चलाते थे। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा था, तो कांचीपुरम था। तो इसी कैपिटल में बैठ के, यानी कि इसी कांचीपुरम में बैठ के पल्लव डायनेस्टी के राजा पूरे पल्लव डायनेस्टी को रूल करते थे। तो पल्लव डायनेस्टी का जो पूरा एरिया था वो उनके कैपिटल से लेकर, यानी कि कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक फैला हुआ था, जो कि बहुत बड़ा एरिया उस समय पे हुआ करता था। फिर बात करें हम लोग चालुक्य डायनेस्टी का, तो द किंगडम ऑफ द चालुक्याज स्प्रेड अराउंड द रायचूर द्वाब बिटवीन कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्र। बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी का जो एरिया था पूरा वो कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्र तक इनका ये एरिया फैला हुआ था। ये भी बहुत बड़ा एरिया था। इन दोनों डायनेस्टी के एरिया को यदि मिला दिया जाए, पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी के एरिया को यदि मिला दिया जाए, तो लगभग पूरे साउथ इंडिया पे यही दोनों डायनेस्टी का कब्जा यानी कि रूल कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अइहोल, AIHOLE, याद रखिएगा ये वर्ड। अइहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्याज एंड इट वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। देखो पल्लव का कैपिटल क्या था, कांचीपुरम, वहीं से वो लोग बैठ के पूरा अपना रूल चलाते थे। और इनका चालुक्य डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था अइहोल। ठीक है, तो अइहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्याज एंड इट वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। बेसिकली कहने का मतलब हुआ कि अइहोल जो था वो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था, और चालुक्य डायनेस्टी इसी जगह पे बैठ के, अइहोल में ही बैठ के अपना पूरा कामकाज देखते थे। सारा ट्रेडिंग वगैरह, सामान खरीदना बेचना, व्यापार होना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब चालुक्य डायनेस्टी जो है वो अइहोल में ही बैठ के देखता था। क्यों वहां पे, क्योंकि अइहोल उनका कैपिटल है, राजधानी है, तो वहीं पे वो बैठ के अपना सारा कामकाज देखते थे। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। बाद में ये अइहोल जो था ये बहुत ही फेमस जगह बन गया, क्योंकि राजा पूरी तरीके से बैठ के पूरे कामकाज को देख कहाँ पे रहा है, अइहोल में बैठ के देख रहा है। तो अइहोल जो था वो धीरे धीरे बहुत ही बड़ा एरिया बनता चला गया और एक रिलीजियस सेंटर बन गया, जहाँ पे कई सारे मंदिर बनाए गए, जहाँ पे दूर दूर से लोग वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करने के लिए आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पल्लव डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो कांचीपुरम था, और कांचीपुरम से ही बैठ के वो पूरा एरिया को अपना कंट्रोल करते थे। ठीक है, और पल्लव डायनेस्टी का जो पूरा एरिया था वो फैला हुआ था उनके कैपिटल सिटी यानी कि कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक फैला हुआ था। फिर बात करें हम लोग चालुक्य डायनेस्टी का, तो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, अइहोल था। यहीं पे बैठ के चालुक्य डायनेस्टी के राजा जो हैं इसी जगह पे बैठ के पूरे एरिया को कंट्रोल करते थे जहां तक इनका एरिया था। और चालुक्य डायनेस्टी का बात करें कि ये कहां तक फैला हुआ था, तो ये फैला हुआ था कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्र तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है अराउंड द रायचूर द्वाब, वहां पे भी इनका कंट्रोल था। आगे, द पल्लव्स एंड द चालुक्याज फ्रीक्वेंटली अटैक्ड ईच अदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वेर प्रॉस्पेरस टाउन्स। अब देखो साउथ इंडिया में दो ही डायनेस्टी हैं, एक पल्लव और एक चालुक्य। तो ये दोनों के दोनों डायनेस्टी, इन दोनों डायनेस्टी के राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे।
क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि इस पूरे साउथ इंडिया पे हम रूल करेंगे, उनका कहना था हम रूल करेंगे, यानी कि दोनों साउथ इंडिया पे रूल करना चाहते थे। इस चक्कर में दोनों आपस में ही लड़ते रहते थे। चालुक्य डायनेस्टी भी और पल्लव डायनेस्टी भी दोनों अपने आपस में लड़ते रहते थे। कोई पूछे क्यों लड़ते थे, तो सिंपल सी बात है, दोनों में से दोनों चाहता था कि साउथ इंडिया पे पूरा कब्जा हमारा हो जाए, है ना। तो दोनों आपस में लड़ते रहते थे और दोनों सबसे ज्यादा अटैक कहां पे करता था पता है? दोनों एक दूसरे के कैपिटल पे अटैक करता था। क्योंकि बताइए, एक राजा का सबसे ज्यादा धन संपत्ति कहां पे रखा होगा? उसके कैपिटल में, उसके राजधानी में रखा होगा, क्योंकि वहीं पे वो बैठ के पूरे जगह को चला रहा है। तो चालुक्य डायनेस्टी का राजा चाहता था कि पल्लव डायनेस्टी के कैपिटल पे कब्जा कर लो, और पल्लव डायनेस्टी का राजा चाहता था कि चालुक्य डायनेस्टी के कैपिटल पे अटैक कर लो, क्योंकि दोनों को पता था यदि हम उसके कैपिटल सिटी पे अटैक कर दिए तो उसका सब कुछ हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को बहुत, मतलब दोनों आपस में लड़ते रहते थे, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा तंग भी करते रहते थे, और दोनों का यही कहना था कि साउथ इंडिया पे हमारा कब्जा होगा, सामने वाला बोलता था नहीं हमारा कब्जा होगा। इसी चक्कर में दोनों लड़ते रहते थे। अल्टीमेटली बोथ द पल्लव्स एंड द चालुक्याज एज गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी। अब देखो बेसिकली होता क्या है, पल्लव और चालुक्य ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और इसी का फायदा उठा लेता है दो अलग अलग डायनेस्टी के लोग। पहला राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और दूसरा चोला डायनेस्टी। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो कि पल्लव और चालुक्य दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं और इन्हीं दोनों की लड़ाई का फायदा कौन उठा लेता है? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी। इन दोनों को लगता है कि भाई ये दोनों आपस में ही बिजी है, तो चलो हम लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं और इन सबको हरा के उनका एरिया अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो पल्लव और चालुक्य दोनों आपस में लड़ते रह गए, उनकी लड़ाई का फायदा राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी ने उठा लिया। पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी के एरिया पे इन दोनों डायनेस्टी का कब्जा हो गया। पूरी तरीके से समझ में आया बात? अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेशली एक राजा के बारे में, बहुत ही पावरफुल राजा। राजा का नाम है पुलकेशिन II। देखते हैं इसमें इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। पुलकेशिन II वॉज द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर। चालुक्य डायनेस्टी का ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही चर्चित राजा हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखना, किनका? चालुक्य डायनेस्टी का। तो पुलकेशिन II वॉज द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर। चालुक्य डायनेस्टी का ये पुलकेशिन II एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महान राजा हुआ करते थे। पोएट रवि कीर्ति of his court composed प्रशस्ति and this tells us about his ancestors। अब देखो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हर राजा अपने यहाँ पे महान महान ज्ञानी ज्ञानी लोगों को रखते थे अपने दरबार में। उसी तरीके से पुलकेशिन II के दरबार में भी एक पोएट थे, कवि थे, उनका नाम था रवि कीर्ति। इस रवि कीर्ति पोएट ने पुलकेशिन II के बारे में एक पूरा का पूरा कह सकते हो कि बुक लिखा है। प्रशस्ति का मतलब क्या हो गया कि उनके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखे हैं, और जब इस प्रशस्ति को पढ़ते हैं हम लोग तब जाके पुलकेशिन II के बारे में पता चलता है कि ये कैसा आदमी था और इनके पूर्वज वगैरह कौन कौन थे, इनके बारे में हम लोगों को पता चलता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे सिंपल से ध्यान रखना है कि पुलकेशिन II के दरबार में एक पोएट थे, बहुत ही महान, बहुत ही ज्ञानी आदमी, उनका नाम था रवि कीर्ति। उस व्यक्ति ने पुलकेशिन II के बारे में लिखा था कि हमारा राजा ऐसा है वैसा है। तो जब इनके प्रशस्ति को, प्रशस्ति मतलब जिनके बारे में लिखा जाता है, तो प्रशस्ति को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जब हम प्रशस्ति को पढ़ते हैं पुलकेशिन II का, तब पता चलता है कि पुलकेशिन II कैसे राजा थे, उनके पूर्वज कौन थे, है ना, उनके दादा पापा मम्मी भाई बहन कौन थे, तब हम लोग को उनके बारे में और ज़्यादा पता चलता है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलकेशिन को जो है जो साम्राज्य मिला था उनको उनके अंकल से मिला था, यानी कि उनके अंकल से बेसिकली उनको पूरा का पूरा साम्राज्य मिल गया था। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही हैड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। जब हम लोग रवि कीर्ति जी ने, मतलब रवि कीर्ति जो पोएट थे पुलकेशिन II के दरबार में, जब इनके किताबों को हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कि पुलकेशिन II के बारे में लिखा हुआ है, तो हम लोगों को ये भी पता चलता है कि पुलकेशिन II जो है बहुत ही महान राजा तो था ही, महान राजा तो था, इसमें कोई शक नहीं है। पुलकेशिन II ने ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, यानी कि इंडिया के ईस्ट तरफ जो है इलाके समुद्र के बगल में वो, और जो इंडिया के वेस्ट में है समुद्र के बगल में इलाके वो। बेसिकली कहने का मतलब है कि इंडिया के ईस्ट और इंडिया के वेस्ट
दोनों तरफ पुलकेशिन टू ने अपने आर्मी को भेजा था वहां के एरिया को अपने कब्जे में करने के लिए। ठीक है, अगला हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। हर्षा का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। बेसिकली का मतलब यहाँ पे ये है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना ऊपर में कि हर्षवर्धन जो है कहाँ जा रहा था? साउथ इंडिया जा रहा था, साउथ इंडिया को अपने कब्जे में करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो होता क्या है, हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस। रवि कीर्ति जी लिखते हैं उस किताब में कि द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डेथ हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। पुलकेशिन आल्सो अटैक्ड द पल्लव किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। यहां पे पहले इस बात को आप समझ लो क्या बोला गया यहाँ पे। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डेथ, सॉरी डेथ नहीं, डिफीट हिज डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। देखो यहाँ पे सिंपल से ध्यान रखो, हर्षा यानी कि हर्षवर्धन जब साउथ इंडिया पे कब्जा करने के लिए आया तो उनको पूरी तरीके से हरा दिया गया। किसने हराया? पुलकेशिन टू ने हरा दिया, क्योंकि पुलकेशिन टू बहुत ही पावरफुल राजा थे। तो हर्षा का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस यानी कि खुशी। तो बताइए क्या वो हर्षा अब हर्षा रहा होगा? यानी कि क्या उनके चेहरे पे खुशी वगैरह कुछ दिखता होगा हर्षवर्धन के चेहरे पे? बिल्कुल भी नहीं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। हर्षा का मतलब हैप्पीनेस, खुशी। तो हर्षा के चेहरे पे खुशी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा कौन कहते हैं? रवि कीर्ति अपने उस किताब में कहते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग। पुलकेशिन बहुत ही पावरफुल था, इन्होंने पल्लव किंग पे भी अटैक किया था, पल्लव के राजा के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया था। Who took shelter behind the walls of कांचीपुरम, और डर के मारे उनको जाके कांचीपुरम में छिपना पड़ गया था। ठीक है, मतलब कि पल्लव का जो राजा था उनको भी पुलकेशिन टू ने हराया था, और पल्लव का जो राजा था उनको जाके कांचीपुरम में जाके छिपना पड़ गया था। इतना खतरनाक तरीका का ये पुलकेशिन टू राजा हुआ करते थे। समझ में आया बात? ये एक बार आप इसको रीड करोगे, रिवाइज करोगे लाइन बाय लाइन, तो ये पॉइंट आपके कमांड में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ वेयर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास हम लोग अपना शुरू करेंगे इस वाले टॉपिक से, हाउ वेयर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। इतने बड़े बड़े राजा इतने बड़े बड़े एरिया पे जब कंट्रोल करते थे तो उस एरिया को वो किस तरीके से चलाते थे, वहाँ पे किस प्रकार से काम काज चलता था, इन सब चीज़ों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है किंग्स एडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मेन हु वेयर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली, सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कोई भी राजा, और जिस प्रकार के राजा के बारे में हम लोगों ने बात किया है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो बात हो हर्षवर्धन का, चाहे बात हो चालुक्य के राजा का, चाहे बात हो पल्लव के राजा का, हर प्रकार के राजा जितने भी थे सब राजा अपने आप में बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। तो हर राजा ये कोशिश करता था कि उस प्रकार के लोगों के साथ मिलजुल के रहा जाए जो आदमी बहुत पावरफुल है, या तो इकोनॉमिकली, या तो पैसे के मामले में उनके पास धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी बहुत है, या फिर समाज में उसका पावर ज़्यादा है, सोसाइटी में उसका पावर ज़्यादा है, या फिर उसके पास आर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक ना, मतलब हर राजा इस प्रकार से लोगों से मिलजुल कर रहना चाहते थे जिस प्रकार के लोगों के पास पावर ज़्यादा होता था, पैसा ज़्यादा होता था, आर्मी ज़्यादा होता था। क्योंकि राजा है भाई, कब उसको जरूरत पड़ जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए उस टाइम पे क्या होता था कि हर राजा अपना जो दोस्ती है वो बड़े ही पावरफुल लोगों से करके रखता था। ठीक है, सॉरी। तो उस समय पे हर राजा बड़े ही पावरफुल लोगों से दोस्ती करके रखता था, ताकि उनको भी पता था कि कब किसको किसका जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल को समझो जरा। पहला पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर हेरिडिटरी। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वॉज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे राजा के यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है, यानी कि कुछ पद जो है वो हेरिडिटरी होता था। हेरिडिटरी का मतलब है कि पहले उसके पिताजी ने संभाला, फिर वो उसका बेटा संभालेगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग यदि बात करें, हरिसेना जो कि क्या था, एक पोएट था, याद आ रहा है ना टॉपिक।
तो हरिसेना एक पोएट था। तो ये पोएट तो था ही, इसके साथ ये महादंड नायक भी था, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में चीफ जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि कोई यदि गलती वगैरह करता था उसको सजा देने का काम भी हरिसेना ही करते थे, जिस तरीके से इसके पिताजी करते थे। समझना ये बात? कहने का सिंपल सा मतलब है कि हरिसेना के पिताजी भी पहले यही काम करते थे राजा के दरबार में। सिंपल समझो, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना है कि हरिसेना के जो पिताजी थे, हरिसेना के जो फादर थे, वो भी दरबार में, राजा के दरबार में ही काम करते थे। हरिसेना के पिताजी को भी यही पोस्ट मिला हुआ था महादंड नायक का, जो कि कोई भी लोग यदि कुछ गलती करता था उसको सजा देते थे। तो हरिसेना के जब पिताजी चले गए तो उनके जगह पे कौन आ गया? उनका बेटा हरिसेना आ गया, ठीक ना। तो हरिसेना को भी राजा ने वही पोस्ट दे दिया जो उसके पिताजी के पास था, महादंड नायक का, ठीक है। तो कुछ कुछ राजा जो पोस्ट है ना, बड़ा स्पेशल तरीके से रखता था और वो स्पेशल आदमी को ही देता था जो कि भरोसे के लायक होता था, ताकि उसका भरोसा हमेशा राजा जीत के रहे और वो कभी राजा के साथ धोखा ना करे। तो हरिसेना के पिताजी पहले चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, यानी कि महादंड नायक थे। जब वो चले गए इस दुनिया से तो फिर हरिसेना को चीफ जुडिशियल ऑफिसर यानी कि महादंड नायक बना दिया, क्योंकि राजा को पता था इसके पिताजी भी वफादार थे, ये भी वफादार है, इसलिए इस पोस्ट को इसी को दे दूं, है ना। इसीलिए हमने कहा कि राजा हर प्रकार के पावरफुल आदमी और ईमानदार लोगों से वो अपना रिलेशन बिल्ड करके रखता था, अपना रिलेशन अच्छा बना के रखता था, क्योंकि राजा को पता था ऐसा ईमानदार आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। पहला ये हो गया एग्जाम्पल हमारा। सेकेंड क्या है? समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ महादंड नायक हरिसेना वाज अ कुमार अमत्य। कुमार अमत्य का मतलब होता है मीनिंग एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एंड अ संधि विग्राहिका। विग्राहिका इसका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। कहने का मतलब है कि एक आदमी कई सारे कामों को वो करता था। इस प्रकार से भी राजा ने लोगों को अपना काम दे रखा था। जैसे यहाँ पे हरिसेना के बारे में ही बात हो रहा है, तो हरिसेना पहली बात एक पोएट है, कवि भी है, वो राजा के दरबार में कविता लिखता है। दूसरा चीज वो क्या है? एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी है, यानी कि वो दूसरा कोई आदमी कुछ गलती करेगा तो उसको सजा भी कौन देगा? हरिसेना ही देगा। तो ये भी ये काम करते हैं। और ये कुमार अमत्य भी है। कुमार अमत्य का मतलब होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री भी है राजा के दरबार में, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये संधि विग्राहिका भी है। इसका मतलब होता है वॉर एंड पीस का मिनिस्टर, मतलब कि लड़ाई कैसे लड़ना है, शांति कैसे लाना है अपने इलाके में, ये मिनिस्टर भी थे। इस प्रकार के चीज़ों को हैंडल करते थे ये। तो एक आदमी को राजा साहब क्या करते थे? कई प्रकार के काम सौंप देते थे। क्यों? क्योंकि वो आदमी राजा के लिए बड़ा ही ईमानदार होता था, बड़ा ही वफादार होता था। समझ में आया बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नागरा श्रेष्ठी। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। अब एक शहर में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है ना। मतलब एक शहर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो यहाँ उनको यहाँ पे कहा गया है नगरा श्रेष्ठी। नगरा श्रेष्ठी, जिसको हम लोग चीफ बैंकर भी कहते हैं, मतलब कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, यदि एक सिटी में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो क्या राजा उससे अपना नाता अच्छा बना के रखेगा कि नहीं रखेगा? बिल्कुल बना के अच्छा रखेगा। तो जिस भी शहर में, जिस भी जगह पे बड़े धनी लोग होते थे, राजा उनसे बड़ा अच्छा कांटेक्ट बना के रखता था, क्योंकि राजा को पता है कि यदि हमको बाद में कभी फ्यूचर में पैसे का जरूरत पड़ा तो ये आदमी मेरे पैसे का जरूरत पूरा कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी काम हमारा चलता था। उसके बाद है सार्थवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावन्स। अब ये जो मर्चेंट हैं, जो कि बिजनेसमैन लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इनका एक लीडर होता है। लीडर, उस लीडर को कहा जाता था सार्थवाहा। सार्थवाहा, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों से भी राजा बड़ा अच्छा कॉन्टेक्ट अपना रखता था, क्योंकि इसको पता है कि ये सारे बिजनेसमैन लोगों का क्या है, ये लीडर है। तो इससे नाता अच्छा करके रखो, रिश्ता अच्छा बना के रखो, तो हम लोग को भी फायदा है और इसको भी फायदा है, ठीक है। उसके बाद है प्रार्थना कुलिका। इसका मतलब होता है और चीफ क्राफ्ट्समैन। देखो, क्राफ्ट्समैन का मतलब होता है वो आदमी जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाना जानता है। फॉर एग्जांपल टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, पलंग वगैरह, इन प्रकार के चीज़। तो इनके जो चीफ होते हैं, इन सभी प्रकार के लोगों के जो मुखिया होते हैं,
उनको कहा जाता है प्रार्थना कुलिका। तो इनसे भी राजा बड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखता था, क्योंकि उनको भी पता है कि यदि हमारे महल में कुछ बनाने का जरूरत पड़ा तो किसको बुलाएंगे, हम इसी को बुलाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि जिस भी प्रकार के लोग इंपॉर्टेंट होते थे राजा के लिए, राजा उससे अच्छा रिश्ता बना के रखता था, उससे अच्छे से बात करता था, क्योंकि राजा को भी पता था और उस इंसान को भी पता था कि दोनों को एक दूसरे का जरूरत तो पड़ता ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद है कायस्थ। कायस्थ बोलो या फिर स्क्राइब्स बोलो। स्क्राइब्स का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, मुंशी जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो लोग। राजा इनसे भी अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखता था, क्योंकि राजा को पता था यदि हमको कुछ लिखवाने का मन किया, कुछ हिसाब उसाब जोड़वाना घटाना कुछ हुआ, तो हम किसको बुला के लेकर आएंगे, पढ़े लिखे लोगों को ही बुला के लेकर आएंगे, मुंशी वगैरह को लेकर आएंगे। तो राजा मुंशी लोगों से भी, पढ़े लिखे लोगों से भी अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखता था। ठीक ना, आगे नेक्स्ट, सम ऑफ द पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग एनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और इन्हीं सब के बीच में जो लोग या फिर जो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, राजा के टक्कर के बराबर, उन्होंने अपना अलग किंगडम बना लिया, यानी कि उन्होंने अपना अलग एरिया बना लिया और वो वहां का खुद का राजा बन गया। ठीक ना, तो उस समय पे होते थे कुछ कुछ लोग बहुत अमीर होते थे, इतना अमीर कि वो उन्होंने अपना अलग इलाका ही बना लिया और वहां पे अलग उस इलाके का वो राजा बन गया। इस तरीके से भी होता था। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि राजा महान महान इंपॉर्टेंट अमीर अमीर लोगों से अच्छा रिश्ता बना के रखता था, क्योंकि राजा को पता था कि हमको कभी भी इस आदमी का जरूरत पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। और जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे आदमी, उन्होंने समय के साथ अपना अलग ही किंगडम बना लिया, अपना अलग ही पूरा सिस्टम बना लिया उन्होंने। नेक्स्ट है अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। एक नए प्रकार का आर्मी क्या था इसमें देखा जाए। पहला पॉइंट है द किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। देखो, कोई भी राजा उस समय पे अपना आर्मी बहुत ही मजबूत करके रखता था। राजा कोई भी हो, छोटा राजा हो चाहे बड़ा राजा हो, हर राजा अपना आर्मी मजबूत करके रखता था, क्योंकि पता है उसको कि हम भी एक राजा हैं और हम जिस तरीके से दूसरे राजा के ऊपर अटैक करते हैं उसके एरिया को जीतने के लिए, दूसरा राजा भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है हमारे एरिया को जीतने के लिए। तो हर राजा अपना आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखता था, बहुत ही ज्यादा मजबूत करके रखता था अपने आर्मी को। विथ एलिफेंट्स, उसके आर्मी में एलिफेंट होते थे, हाथी होते थे, कैरियर्स होते थे, मतलब रथ वगैरह होते थे जिसके ऊपर चढ़ के बैठ के चढ़ के जाके दूर ट्रैवल करके वो लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। कैवलरी का मतलब होता है बेसिकली घुड़सवारी। तो कई सारे जो पहले लड़ाई होते थे वो घोड़ों पे बैठ के लड़ाई होते थे, वो भी। और फुट सोल्जर्स का मतलब हो गया सिंपल सा, जो कि पैदल चल के लड़ाई करते हैं। यानी कि एक राजा अपने यहाँ पे हाथी, घोड़ा, है ना, ऊंट, सिपाही सब रखते थे, ताकि आर्मी हमारा बहुत बड़ा बन सके और किसी के साथ भी लड़ाई हो तो हम उस लड़ाई को जीत सके। ठीक है, नेक्स्ट, there were military leaders who provided the king with troops. They were not paid regular salaries but received grants of land. अब कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनके पास बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल में लोगों का ग्रुप होता था और उसके पास बड़े ही लेवल पे ट्रूप्स वगैरह होते थे। ट्रूप्स मतलब तोप वगैरह, गोला बारूद ये सब चीजें उनके पास होते थे। तो ये सारे लोग जो हैं, मतलब कुछ लोग शहरों में या फिर जहां पे भी राजा रहते थे वहां पे कुछ ग्रुप ऐसे भी होते थे लोगों का जिनके पास बहुत सारे लोगों का एक संख्या है, उनके पास गोला बारूद, बंदूक, गोली, हथियार ये सब है। तो ये लोग राजा के लिए काम करते थे लड़ाई में, कि राजा साहब किसी से भी आपका लड़ाई हो तो हमको बुलाइएगा। और राजा साहब इन सबको बदले में सैलरी वगैरह नहीं देते थे, बल्कि गिफ्ट में जमीन दे देते थे कि भाई तुम लोगों ने हमारे लड़ाई में हमारा मदद किया, अपने लोगों को भेजा हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम खुश होकर तुमको क्या कर रहे हैं, ये जमीन दे दे रहे हैं। इस तरीके से भी होता था। मतलब राजा के पास अपना तो खुद का आर्मी होता ही था, उसके पास तो खुद का आर्मी है ही, साथ ही साथ शहरों में या फिर जहां पे भी राजा का पूरा एरिया है वहां पे यदि किसी आदमी के पास बहुत बड़े लेवल पे लोगों का ग्रुप है, लोगों से जान पहचान है, नौजवान लोगों से खास करके जिसके पास गोला बारूद बंदूक वगैरह ये सब है, तो राजा उनको भी लड़ाई में बुला लेते थे कि भैया हमारी लड़ाई तुम लड़ो, है ना, अपने लोगों को लेकर आओ, और जब हम लोग जीत जाएंगे तो बदले में हम तुमको गिफ्ट वगैरह देंगे। और गिफ्ट में क्या देते थे ये लोग, जमीन जायदाद दे देते थे। राजा का मन ज्यादा खुश हुआ तो सोना चांदी दम बक्सा का बक्सा भर भर के दे देते थे। इस तरीके से उस समय पे सिस्टम हमारा चलता था।
दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड दिस टू मेंटेन सोल्जर्स, हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर। राजा अपने इलाके में जितने भी लोग रहते थे उन सबसे जमीन का टैक्स लेते थे, समझ रही है बात। और इस टैक्स का पैसा राजा लगाता कहाँ पे था? अपने आर्मी को बढ़ाने में, सोल्जर्स को पेमेंट देने में, हॉर्सेस का संख्या बढ़ाने में, है ना, और लड़ाई में जो भाला तलवार ये सब इस्तेमाल होता है उन सबको बनाने में। कहने का मतलब है कि राजा का जहां तक कंट्रोल होता था उस एरिया में जितने भी लोग आते थे उन सब से राजा टैक्स वसूलता था, और उस टैक्स के पैसे से राजा अपने आर्मी को मजबूत करता था, अपने महल को बनाता था, है ना, हाथी घोड़ा खरीदता था, और लड़ाई में जो जिस चीज का इस्तेमाल होता है, तलवार भाला, इन प्रकार की चीजों को वो बनाता था। ठीक है, दीज मैन वेयर नॉन एज सामंत, और इस प्रकार के लोगों को कहा जाता था सामंत। सामंत बेसिकली किसके बारे में कहा गया है? वैसे लोग जो राजा के कहने पे एक बार में लड़ाई करने के लिए आ जाते थे। ठीक है, तो जो राजा के कहने पे एक बार राजा के लिए लड़ाई करने के लिए आ जाते थे, अपने लोगों को लेकर, अपने हाथी घोड़े, अपने तलवार भाला ये सब को लेकर, उनको कहा गया यहाँ पे सामंत। और राजा उनको क्या देते थे बदले में? सैलरी नहीं देते थे, बल्कि उनको बदले में जमीन वगैरह गिफ्ट पे दे देते थे। ठीक ना, तो इस तरीके से एक नया प्रकार का आर्मी उस समय पे हमको राजा के अंदर देखने को मिला, यानी कि राजा के पास अपना खुद का आर्मी उस समय पे इस प्रकार का होता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमारे इंडिया के जो साउथ में दरबार होते थे राजा लोगों के, वहां पे किस प्रकार से असेंबली लगते थे। असेंबली मतलब किस तरीके से वहां पे मीटिंग होता था, किस तरीके से वहां पे डिस्कशन होता था, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात तो आप ये समझिए कि हम लोग बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया का मतलब होगा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट में जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में किस तरीके के सभा होते थे, किस प्रकार से मीटिंग डिस्कशन, है ना, डिबेट वगैरह चलता था, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ इसमें, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लव्स मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। यानी कि पल्लव किंगडम जो था एक तरीके से, तो पल्लव किंगडम में कई सारे चीजें ऐसे मिले हैं जिसको पढ़ने के बाद हम लोगों को यह पता चलता है कि पल्लव में, मतलब पल्लव के जो राजा होते थे उनके दरबार में किस प्रकार के कामकाज चलते थे। ठीक ना, कहने का मतलब ये है कि पल्लव राजा के दरबार में किस प्रकार के मीटिंग होते थे, किस प्रकार के असेंबली लगते थे वहां पे, ये हम लोगों को पता चलता है जब पल्लव किंगडम के बारे में किताबों को पढ़ते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं तब। ठीक है, दिस इंक्लूडेड दी सभा एंड उर। तो यहाँ पे दो प्रकार की चीजें ज्यादा देखने को मिलते थे पल्लव के राजा के यहाँ पे, पहला सभा और दूसरा उर देखने को मिलता था। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये सभा क्या होता था और उड़ क्या होता था। देखो, पहला चीज है हमारा सभा। सभा वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर्स। सभा बेसिकली एक ग्रुप होता था, और इस ग्रुप में होते थे ऐसे ब्राह्मण जो कि बहुत बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे। यानी कि सभा बेसिकली ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि पहला बात ब्राह्मण था और दूसरा बात वो बड़े जमींदार भी होते थे। तो इस प्रकार के लोगों के ग्रुप को हम लोग कहते थे सभा। दिस असेंबली फंक्शनड थ्रू सब कमिटीज। और ये जो बेसिकली असेंबली है ब्राह्मण लोगों का, ये अलग अलग कमिटी के तौर पे काम करते थे। अलग अलग कमिटी का मतलब हो गया कि इनके कई सारे छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होते थे। आगे, तो दिस असेंबली लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एटसेट्रा। तो ये जो ब्राह्मण लोगों का ग्रुप था जिसको हम लोगों ने सभा कहा, ये करते क्या थे? ये बेसिकली इरिगेशन को देखते थे, यानी कि खेतों में पानी पहुंचाने का सही से तरीका ढूंढते थे कि किस तरीके से खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, यानी कि खेती बाड़ी करने में जिन जिन प्रकार के चीज़ों का जरूरत पड़ता है उन प्रकार के जरूरत की चीज़ों को ये पूरा करते थे और उनको आगे बढ़ाते थे। मेकिंग रोड्स, रोड्स ये लोग बनवाते थे। लोकल टेम्पल्स भी बनवाते थे, यानी कि छोटे मोटे टेम्पल वगैरह भी बनवाते थे। तो कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि सभा का मतलब है ऐसा ग्रुप
जिसमें केवल और केवल ब्राह्मण लोग होंगे और वो उनके पास बहुत जमीन भी होगा। ठीक है, ब्राह्मण और जिनके पास जमीन, मतलब ब्राह्मण और उनके पास जमीन ज्यादा है। तो इस प्रकार के लोगों के ग्रुप को कहा गया उस समय पे सभा। और इनका जो ग्रुप था वो सब कमिटी में काम करता था। सब कमिटी मतलब छोटे छोटे ग्रुप में इनके बटे हुए थे, वो सब मिलके काम करते थे। क्या काम करते थे ये लोग? सिंचाई देखते थे, यानी कि इरिगेशन, खेती बाड़ी देखते थे, रोड बनवाते थे, टेम्पल बनवाते थे। तो ये इन लोगों का काम हुआ करता था उस समय पे राजा के यहाँ पे। अगला हमारा है उर। उर क्या है देखो, उर वाज अ विलेज असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स लैंड ऑनर्स। उर भी एक ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इन लोगों का ग्रुप है जो कि ब्राह्मण नहीं है और जिनके पास जमीन भी नहीं है। तो जो ब्राह्मण है और जिनके पास जमीन है उनके ग्रुप को हमने क्या बोला? सभा। उनके ग्रुप को हमने सभा बोल दिया। और जो कि ब्राह्मण नहीं है और वो बड़े जमींदार भी नहीं है, उनके पास जमीन भी नहीं है, उनको हमने क्या बोल दिया? उनके ग्रुप को हमने बोल दिया उर। तो उस समय पे इस प्रकार के लोग भी हुआ करते थे कि जो कि ब्राह्मण, अब सब कोई ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, सब कोई तो ब्राह्मण था नहीं उस समय पे। तो जो ब्राह्मण नहीं है और उनके पास जमीन भी नहीं है तो उनको वहां पे उर कहा जाता था। आगे उसके बाद हमारा है अबाउट नगरम। तो उर भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आप समझो नगरम क्या होता था। इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। ये मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता था। कहने का मतलब है, मर्चेंट्स का मतलब वो लोग जो सामानों का खरीद बिक्री वगैरह करते हैं ना, सामानों को खरीदना कम दाम में और महंगे दाम में बेच देना, इन प्रकार के लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को हमने कहा नगरम। ठीक है, दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट्स। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, इतने बड़े बड़े मर्चेंट हैं तो इसको चलाएगा भी कौन? इस ग्रुप को या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा भी कौन? बड़े अमीर लोग ही चलाएंगे। तो रिच और पावरफुल और बड़े बड़े जमींदार लोग ही इस प्रकार के ग्रुप को चलाते थे, यानी कि वही इस प्रकार के ग्रुप को लीड करते थे। तो समझ में आया बात? तो सभा बेसिकली क्या था? ब्राह्मण और ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण जिनके पास जमीन ज्यादा है, तो वैसे लोगों के ग्रुप को हमने कह दिया सभा। और हमने किसको कहा? वैसे लोग जो कि ब्राह्मण नहीं है और जिनके पास जमीन भी नहीं है, तो वैसे लोगों के ग्रुप को हमने उर कह दिया। और नगरम किसको कहा हमने? नगरम बेसिकली हमने कहा वैसे लोगों के ग्रुप को या फिर वैसे लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को जो कि मर्चेंट थे, जो कि कम दाम में सस्ते में कपड़ा खरीदते थे, कपड़ा मसाला कुछ भी सस्ते में खरीदते थे और महंगे दाम में बेच देते थे। तो इन प्रकार के लोगों के ग्रुप को हमने कहा नगरम। ओके, और चूंकि भाई मर्चेंट्स हैं, बिजनेस करते हैं, तो इनमें ज्यादातर लोग कौन होंगे? अमीर लोग होंगे, पावरफुल लोग होंगे, ठीक ना, और बड़े बड़े जमींदार लोग भी होंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। ये वाला टॉपिक क्या है देखा जाए। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम का मतलब हो गया कि राजा के दरबार में कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनको हम लोग आज भी याद करते हैं। ठीक ना, मतलब कि राजा के दरबार में कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो अच्छे अच्छे कामों को करते थे राजा के लिए और समाज के लिए भी अच्छा काम करते थे। उन प्रकार के लोगों को हम लोग आज भी जानते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कालिदास के बारे में। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कालिदासा, हिंदी में तो सिंपली हम लोग कालिदास कहते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इनमें। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। कहने का मतलब है कालिदास को हम लोग आज किस चीज के लिए जानते हैं? उनके अच्छे चीजों के लिए। जैसे कालिदास ने कई सारे किताबें लिखी हैं, नाटक के ऊपर, कहानी के ऊपर, कविता के ऊपर। तो कालिदास राजा के दरबार में बेसिकली राजा के बारे में अच्छा अच्छा बातें लिखा करते थे, राजा को लेकर अच्छा अच्छा नाटक लिखा करते थे कि राजा जब इनको सुनेंगे पढ़ेंगे तो उनको खुशी मिलना चाहिए। ठीक ना, तो कालिदास बेसिकली पढ़ाई लिखाई का काम ज्यादा करते थे, लिखने उखने का, राजा को लिख के दिखाना कि राजा साहब ये हमने आपके लिए लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ो, अच्छा लग रहा है। तो कालिदास अपने कामों के लिए जाने जाते थे, अच्छे अच्छे नाटक लिखते थे, अच्छे अच्छे कविताएं, कहानी वगैरह ये लिखते रहते थे राजा के दरबार में और राजा को भी सुनाते थे। An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit। और कालिदास ने जितने भी प्रकार के नाटक वगैरह लिखे हैं, कहानी वगैरह लिखे हैं,
इन्होंने अपने नाटक में, अपने कहानी में ये दिखाया है कि जो राजा होते हैं ना, या फिर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वो अपने बोलचाल में संस्कृत बोलते हैं, और जो महिला होती है या फिर जो वैसे पुरुष जो कि राजा नहीं है या फिर जो ब्राह्मण नहीं है, वो लोग अपने बोलचाल में प्राकृत इस्तेमाल करते हैं। प्राकृत का मतलब होता है साधारण भाषा। कैसा भाषा? साधारण भाषा, छोटे मोटे भाषा जो हम लोग अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली कालिदास अपने नाटक में, अपने कहानी में ये बताते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं जैसे राजा, ब्राह्मण, ये लोग अपने बोलचाल के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे कालिदास ने अपने नाटक में, अपने कहानियों में ये भी बताया है कि जो राजा नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो साधारण आदमी है, वो अपने बोलचाल में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉमन लैंग्वेज, छोटे मोटे लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कालिदास बेसिकली क्या दिखा रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उनके भाषा अलग होते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं उनका भी भाषा अलग होता है। ठीक है, आगे उसके बाद हिज मोस्ट फेमस प्ले वाज अभिजनाना शकुंतलम। अभिजनाना शकुंतलम उनका एक बहुत ही फेमस नाटक है। इट इज अ स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वोमन नेम्ड शकुंतला। बेसिकली कालिदास ने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम है अभिजनना शकुंतलम। और इस नाटक में किस चीज के बारे में नाटक है पता है? एक लव स्टोरी है। किसके किसके बीच में लव हो जाता है? एक राजा है, उस राजा का नाम है दुष्यंत, और एक महिला है, यंग महिला है, उनका नाम है शकुंतला। इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है, इन दोनों को एक दूसरे से, और इसी के ऊपर कालिदास ने एक नाटक लिखा है। नाटक का नाम है अभिजनाना शकुंतला। समझ आ रही है बात? तो ये बहुत ही फेमस नाटक है, और ये इतना फेमस नाटक है कि कई सारे स्कूल वगैरह में भी आज भी जब एनुअल फंक्शन वगैरह होता है कई सारे जगहों पे, तो इस नाटक को परफॉर्म किया जाता है। ठीक ना, बहुत फेमस नाटक है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा आदमी है फायान। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ज्वानजंग, फायान, इन प्रकार के लोग कहाँ के थे? चाइनीज ये लोग थे। तो फायान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम। ये कहाँ से आए थे? इंडिया, चाइना से आए थे, इंडिया में आए थे। क्या देखने के लिए? कि इंडिया में बौद्ध धर्म किस तरीके से चल रहा है, यानी कि इंडिया में बौद्ध धर्म का क्या स्टेटस है, क्या यहाँ पे उनका है, ये सब चीजें वो देखने के लिए यहाँ पे आए थे। ही नोटिस द प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स। जब फायान इंडिया आए थे ना, बौद्ध धर्म को देखने के लिए कि इंडिया में बौद्ध धर्म किस तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो फायान को इंडिया में एक बड़ा ही अजीब चीज दिखा। अजीब चीज क्या दिखा? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब उन्होंने ये देखा कि जो लोअर कास्ट के आदमी है वो अपर कास्ट के इलाके में नहीं जा पा रहा है, अपर कास्ट के बॉडी में टच हो जा रहा है, तो लोअर कास्ट के आदमी को बहुत मारा पीटा जा रहा है ना। लोअर कास्ट का, अपर कास्ट का कुआं अलग है, स्कूल अलग है, सब कुछ अलग है। तो इनको देखकर इंडिया में ये चीज बड़ा अजीब लगा। फायान को लगा कि यार ऐसा क्यों है इंडिया में कि एक आदमी दूसरे आदमी में टच नहीं हो सकता, जो अपर कास्ट का उसके बॉडी में टच नहीं हो सकता। तो ये इनको बड़ा अजीब लगा। अनटचेबल्स वेयर लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। और इन्होंने ये भी देखा कि जो अनटचेबल्स है, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो शहर के अलग इलाके में रहते हैं, उनके लिए इलाका अलग बना हुआ है, मतलब उस इलाके में दूसरा आदमी कोई नहीं जाता है, अपर कास्ट का आदमी। तो ये फायान को बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा इंडिया में क्यों है कि लोअर कास्ट के लिए सब कुछ अलग बना हुआ है और सबसे अलग बना हुआ है, और अपर कास्ट का सब कुछ अलग है, बढ़िया है उसका। तो ये थोड़ा इसको अजीब लगा, क्योंकि देखो यार इंडिया में कास्ट सिस्टम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो यही लगा फायान को कि इंडिया में जो ये लोअर कास्ट के लोग हैं, इनके साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही राइट्स, इन्होंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate। इन्होंने लिखा है कि जब कोई एक लोअर कास्ट का आदमी किसी मार्केट में या फिर किसी शहर में जाता था, तो वो अपने हाथ में एक फट्टी रखता था। फट्टी समझते हैं, बांस का लकड़ी का टुकड़ा रखता था, और वो जहां जहां जाता था रोड पे उसको पटकते रहता था, आवाज करते रहता था, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि जो आदमी आ रहा है लाठी को पटकते वो आदमी कौन है, लोअर कास्ट का आदमी है।
छोटे कास्ट का आदमी है, जिससे क्या हो जाए, बाकी सारे लोग दूर हो जाए, खास करके जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण है, वो अलग हो जाए। तो ये चीज फायान ने इंडिया में देखा तो उन्होंने इस चीज को लिखा है। पीपल हियरिंग दिस साउंड, लोग इस साउंड को सुनते थे, फट्टी को बजाने का, स्टिक को पीटने का रोड पे। नाउ नो व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। कहने का मतलब हो गया कि जब एक लोअर कास्ट का आदमी किसी शहर में जाता था या फिर किसी इलाके से वो गुजरता था, तो वो एक लोअर कास्ट का आदमी अपने हाथ में एक फट्टी रखता था, स्टिक रखता था, और पूरे रोड पे उसको बजाते हुए, पटकते हुए आगे बढ़ता था, ताकि दूसरे लोग उस आवाज को सुन के ये पहचान ले कि जो आदमी आ रहा है वो लोअर कास्ट का आदमी आ रहा है, अपने आप को बगल कर लेना है, उसमें टच नहीं होना है। क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि लोअर कास्ट के बॉडी में तुम टच हो जाओगे तो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा धर्म, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से लोग ऐसा मानते थे। तो ये फायान ने इंडिया में देखा और ये चीज उनको बड़ा अजीब लगा कि इंडिया में ऐसा क्यों है भाई, समझ में आया बात। तो ये उन्होंने इंडिया में देखा। अगला है बना भट्ट के बारे में। बना भट्ट क्या है, देखो बना भट्ट के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया था। तो बना भट्ट प्रोवाइड्स अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। बना भट्ट बेसिकली पिक्चर बनाए हैं, बना भट्ट जी ने पिक्चर बनाया है, और उस पिक्चर में उन्होंने ये दिखाया है कि एक राजा का आर्मी जब लड़ाई लड़ने के लिए जाता है तो कितना भयंकर दिखता है। मतलब जब भी कोई राजा किसी दूसरे जगह पे जाके कब्जा करना चाहता है, फिर किसी दूसरे जगह पे जाके अटैक वगैरह करता है अपने आर्मी को लेके जाके, तो उस समय पे उसके आर्मी कितने भयंकर दिखने में लगते हैं, ये बना भट्ट ने अपने पिक्चर के थ्रू दिखाया है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोग जैसे फायान, बना भट्ट, कालिदास, इन प्रकार के महान महान लोग राजा के दरबार में रहते थे, वहां के काम काज को देखते थे। समझ में आया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। यहाँ पे कुछ 2 इंपॉर्टेंट डेट लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने पहले ही चैप्टर के अंदर में पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत कब से हुआ था? आज से लगभग 1700 साल पहले। उसके बाद द रूल ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आज से कितने साल पहले हुआ करते थे? 1400 साल पहले। हर्षवर्धन एक राजा था, बहुत ही महान पावरफुल राजा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था आज से 1700 साल पहले, और हर्षवर्धन कब हुआ करते थे? आज से 1400 साल पहले, मतलब उस समय पे ये राजा हुआ करते थे। इस तरीके से हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब बताइए चैप्टर में कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सब कुछ? चलिए वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।